तो ऐसा बोला है कि डिवाइन हेल्थ हॉस्पिटल रन ओनली इंटेंसिव केयर यूनिट, ठीक है। फॉर दिस पर्पस इट हैज हायर्ड अ बिल्डिंग एट अ रेंट ऑफ 10,000 पर मंथ। ये याद रखना, ठीक है। हॉस्पिटल ने क्या किया है, हॉस्पिटल ने एक बिल्डिंग ली है, और बिल्डिंग जो ली है, ठीक है, वो बिल्डिंग का रेंट है 10,000 पर मंथ। द आईसीयू हैज अंडरटेकन टू बियर द कॉस्ट ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस चार्जेस। और जो आईसीयू का रिपेयर एंड मेंटेनेंस चार्ज होगा, मतलब जो उस बिल्डिंग का रिपेयर एंड मेंटेनेंस चार्ज होगा, वो कौन उठाएगा, आईसीयू वाला उठाएगा। मतलब जो जिसने रेंट पे लिया है वही है रिपेयर मेंटेनेंस का चार्ज भी उठाने वाला है। तो ये दो चीजें तो यहाँ क्लियर हो गई है कि पर मंथ 10,000 रुपीज है। समझ में आ रहा है ना देवांशी? कैलकुलेशन तुमको ही करना है यहाँ पे सारा, कैलकुलेटर लेके बैठना। तुम कोई आया है उसको ऐड कर देते हैं। यार ये बहुत खराब है, आ रहे जा रहे डिस्टर्ब कर रहे हैं यार। ऐड नहीं होना है तो मत हो। अब आगे, द आईसीयू कंसिस्ट ऑफ 50 बेड्स एंड 5 मोर कैन बी सेफली accommodated when situation demands at a charge of 5 rupees per bed per day। अब ये पॉइंट अच्छे से समझना। हमारे पास आईसीयू के अंदर 50 बेड है, 5 बेड हम और क्या कर सकते हैं, सेफली अकोमोडेट कर सकते हैं, लगा सकते हैं 5 एक्स्ट्रा। कब? जब रिक्वायर हो, जब डिमांड हो तब। जैसे अभी कोरोना ऐसी सिचुएशन हो जाए कि 5 बेड एक्स्ट्रा लगाने पड़े तो हो सकता है वो चीज, लेकिन उसका चार्ज कितना लेगा वो, 5 रुपीज पर बेड पर डे। एक दिन का 5 रुपया ज्यादा लेगा, हायर पेमेंट लेगा। ड्यू टू देखो लिख रहा है, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इट वाज असर्टेन दैट ओनली 120 डेज इन अ ईयर। अब फाइनेंशियल ईयर में हॉस्पिटल कितने दिन चला, मान लेते हैं हॉस्पिटल जो चलेगा वो 120 दिन ही चलेगा फाइनेंशियल ईयर में। द आईसीयू हैड द फुल कैपेसिटी ऑफ 50 पेशेंट पर डे। और आईसीयू की फुल कैपेसिटी कितनी है, 50 पेशेंट पर डे की है। एंड फॉर 80 डेज, 80 देखो 120 दिन के लिए 50 पेशेंट, एंड फॉर 80 डेज, और बाकी के रहे हुए 80 दिन के लिए कितना बोला है, इट हैज ऑन एवरेज 40 बेड्स ओनली ऑक्यूपाइड पर डे। ठीक है, तो 80 दिन के लिए 40 बेड है, और 120 दिन के लिए कितने हैं, 50। ये याद रखना है सब चीजें, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल ईयर के लिए 120 दिन के अंदर 50 पेशेंट पर डे पर बेड, और 80 डे के लिए 40 बेड्स पर डे। टोटल हायरिंग चार्जेस फॉर एक्स्ट्रा बेड, जो एक्स्ट्रा के 5-5 बेड है पूरे साल का, उसका चार्ज हुआ है 4,000। एक्सपर्ट डॉक्टर फ्रॉम द वेरियस प्लेसेस एंड आउट स्टेशन वर इंगेज। ठीक है, तो हमने अलग अलग जगह से आउट स्टेशन यानी बाहर से डॉक्टर वगैरह बुलाए हैं, स्पेशलिस्ट वगैरह। ठीक है, उनका चार्जेस देखो कैसा है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पेशेंट अटेंडेंट देयर स्पेंड टाइम। वो जितना टाइम अपने यहाँ हॉस्पिटल में स्पेंड करते हैं और जितने नंबर ऑफ पेशेंट अटेंड करते हैं उसके हिसाब से, ठीक है, उन उसके अकॉर्डिंगली ही हम उनसे क्या करते हैं, उनको पेमेंट देते हैं। इट वर्कआउट, और उसके हिसाब से जो काम हुआ है उसका जो पेमेंट आया डॉक्टर का वो कितना है, 20,000 पर मंथ ड्यूरिंग दैट फाइनेंशियल ईयर। एक महीने का 20,000 रुपये आया है फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, तो पूरे ईयर के अंदर 12 महीने होते हैं, एक महीने का 20 है, तो पूरे साल का कितना हो जाएगा, 2,40,000 नियरली, है ना, 2,40,000 रुपया होगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे दी है ना, पार्टली पार्टली जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें हम देखते जाएंगे कैसे इसका सॉल्यूशन होता है। ठीक है, अब आगे यहाँ पर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है। ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन है ना, ये फिक्स कॉस्ट है। याद रखना कौन सी कॉस्ट है, फिक्स, फिक्स चार्जेस बोलते हैं इसको, क्योंकि ये होने ही वाला है आपके हॉस्पिटल में, पेशेंट आए या ना आए। देखो क्या क्या है, देखो सबसे पहले आपने 4 सुपरवाइजर रखे हैं, ईच का सैलरी कितना है, 500 रुपए पर महीना। 500 रुपए पर महीने का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे सीधा, कि एक का 500 है तो 4 का कितना हो जाएगा, 2,000 एक महीने का, तो 12 महीने का कितना, 24,000 रुपया। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। सुपरवाइजर का सैलरी कितना है, 24,000। नर्सेज 8 रखी है, एक नर्स का 300 रुपया है, तो 8 या 24, और उसका मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से तो 28,800 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 4 वार्ड बॉय हैं आपके पास, एक वार्ड बॉय का आप 150 रुपये पर मंथ सैलरी दे रहे हो, तो कितना हो जाएगा, 600 रुपया सैलरी होगा 4 वार्ड बॉयज का, और पूरा 12 महीने का देखेंगे तो 12×72, 7,200 रुपीज सैलरी वार्ड बॉयज का होगा। इन तीनों का सैलरी ऐड करके हम इनका सैलरी एंड वेजेस में बाहर लिख देंगे फिक्स चार्जेस के अंदर।
अगला यहाँ पे दिया है रिपेयर एंड मेंटेनेंस, तो वो हॉस्पिटल ही उठाने वाला था, आगे क्वेश्चन में बोल ही दिया था, वो हो गया। कॉस्ट ऑफ फूड सप्लाई टू द पेशेंट, पेशेंट को जो फूड गया है वो है 88,000 का, वो माइनस होगा, ठीक है, वो वेरिएबल कॉस्ट में आएगा, ठीक है। इसके बाद लॉन्ड्री चार्जेस, ठीक है, फिर आता है मेडिसिन सप्लाइड, कॉस्ट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ये सब इंफॉर्मेशन। जेनेटर, जेनेटर मतलब जो साफ सफाई वाले होते हैं उनका चार्जेस है 25,000। एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस एलोकेटेड टू द आईसीयू, तो पूरे हॉस्पिटल में से जो आईसीयू का जो स्पेशल चार्ज है वो कितना है एडमिनिस्ट्रेशन का, 99,100, ठीक है। आगे देखो, अब लास्ट मोस्ट आईएमपी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन की, क्या क्या फाइंड करना है और क्या क्या है यहाँ पे अपने पास। देखो क्या बोला है, द आईसीयू हैज रिकवर्ड ओवरऑल अकाउंट ऑफ 1,000 पर डे ऑन द एवरेज ऑफ ईच पेशेंट। तो हमको ऐसा बोला है कि आईसीयू में हम एक पेशेंट से कम एवरेज, एवरेज मतलब ज्यादा भी और कम भी, बट एक एवरेज वैल्यू दे दी है कि 100 रुपया पर डे तो लेते ही है पेशेंट से, ठीक है, आईसीयू का। तो ये याद रखना, ओवरऑल अमाउंट 100 रुपीज पर डे एवरेज, तो जितने भी पेशेंट होंगे उनसे हम लोग इतना चार्जेस लेंगे। द कॉस्ट ऑफ द जेनेटर एंड अदर सर्विसेज आर वेरिएबल, देखो क्या बोला है, जेनेटर एंड अदर सर्विसेज आर वेरिएबल है, रिलेटेड टू द नंबर ऑफ पेशेंट डे। अब आता है प्रिपेयर रेवेन्यू स्टेटमेंट, तो हमको सबसे पहला यहाँ पे क्या बनाना है, रेवेन्यू स्टेटमेंट। आप रेवेन्यू स्टेटमेंट को कॉस्ट स्टेटमेंट भी बोल सकते हो, क्योंकि उसमें कॉस्ट भी आएगी ही, फॉर द अबव फाइनेंशियल ईयर एंड इंडिकेट द प्रॉफिट पर पेशेंट। अब अपन को पर पेशेंट कितना प्रॉफिट मिल रहा है वो निकालना है, ठीक है। उसके बाद आपको और फाइंड करना है, ऑल्सो वर्क आउट द नंबर ऑफ पेशेंट डे रिक्वायर्ड बाय द यूनिट ऑफ ब्रेक इवन, कि हमको ब्रेक इवन पॉइंट अचीव करने के लिए कितने पेशेंट चाहिए। ब्रेक इवन एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस, तो हॉस्पिटल को इस तरीके से चलाना है कि ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, उस सिचुएशन में कितने नंबर ऑफ पेशेंट हमको चाहिए, रिक्वायर्ड है, वो फाइंड करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में तीन चीजें फाइंड करनी है, एक तो रेवेन्यू फाइंड करनी है, प्रॉफिट पर पेशेंट फाइंड करना है, और ब्रेक इवन पेशेंट नंबर फाइंड करना है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्वेश्चन है, थोड़ा सा ब्लर है बट दिखेगा, अब रीड कर लिया तो थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा तो पीछे देख लेंगे, ठीक है। साइड पे यहाँ पे कैलकुलेशन करा हुआ है, देखो अब नोटबुक निकाल लो अगर नोटबुक में रिकॉर्ड कर रहे हो तो, ठीक है। यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ। देखो यहाँ पर सबसे पहले एक वर्किंग नोट बनाई है, ये वर्किंग नोट किसके लिए है, रेवेन्यू फ्रॉम पेशेंट, क्योंकि अपन को सबसे पहले यही फाइंड करना था। इसको आप बोल सकते हो ये आपका रेवेन्यू स्टेटमेंट भी है, ठीक है। तो रेवेन्यू स्टेटमेंट में सबसे पहले आपने पर्टिकुलर बनाया, नंबर ऑफ पेशेंट आपको पहले डिफाइन करना है और उसकी रेवेन्यू फाइंड करना है। सबसे पहला आपको क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन ऐसी दी थी, यहाँ पर देखते हैं अपन, एक मिनट। क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन ऐसी दी थी यहाँ से, ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर इट वाज असर्टेन दैट ओनली 120, अब यहाँ से एक बात याद रखना, 120 दिन अगर होंगे तो कैपेसिटी कितनी है, 500 पेशेंट पर डे, एक दिन के 500, ठीक है। और अगर 80 दिन है तो कितनी कैपेसिटी है, 40 बेड्स ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे वापस आ जाते हैं अपने वर्किंग पे। तो देखो सबसे पहले 120 दिन फुल कैपेसिटी है, तो पेशेंट कितने थे, 50, आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है ये, ठीक है। तो 120, 50 पेशेंट, 120 डेज है, 50 पेशेंट है, मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल पूरे ईयरली पेशेंट कितने अपने 6,000। देवांशी क्लियर है, यहाँ तक आया समझ में? हाँ, पता चला ये कहाँ से आया? ये वाला कहाँ से आया पता चला, 6,000 पेशेंट। एक्चुअली ये जो इन्फॉर्मेशन है मंथली है, देखो क्वेश्चन में ऐसा बोला था, यहाँ पर फोकस करना है इंफॉर्मेशन पे। देखो हाईलाइट कर रहा हूं तो दिखेगा, देखो ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर इट वाज असर्टेन दैट ओनली 120 डेज, ऐसा असर्टेन किया है कि अगर 120 दिन होते एक साल में तो आईसीयू हैड अ फुल कैपेसिटी, आईसीयू की फुल कैपेसिटी कितने की होती, 150 पेशेंट पर डे। आया समझ, सॉरी ओनली 50 पेशेंट पर डे, तो 120 दिन होंगे तो कितने पेशेंट होंगे, 50 पर डे के। तो एक दिन के 50
ठीक है, तो 120 दिन के कितने पेशेंट हुए पूरे साल में? क्लियर है? हाँ बोलते जाना तो मेरे को पता चलेगा समझ में आया। देवांशी क्लियर? देख समझ, ऐसा बोला था कि एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर हॉस्पिटल के अंदर 120 दिन है वर्किंग डेज, इसकी फुल कैपेसिटी है 120 दिन की। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा भी है 120 डेज फुल कैपेसिटी ऑफ यूज। तो पर डे एवरेज पेशेंट कितने आते हैं? 50। और डे कितने हैं ईयर में? अब समझ में आया? एक ईयर के अंदर 120 दिन है, क्योंकि हॉस्पिटल क्या होता है ना, एक वर्किंग लेके चलता है कि जनरली हॉस्पिटल 365 डेज तो चल ही रहा है, पर उसकी फुल कैपेसिटी कितने दिन चलने की है? 120 दिन चलने की है। ठीक है, तो उसमें उसने कितने पेशेंट अटेंड किए हैं पर डे? 50। तो एक एक दिन में 50, तो 120 दिन में टोटल कितने पेशेंट अटेंड किए उसने? 6000। तो ये इतना इतना पोर्शन समझ में आया? तो ये उसकी फुल कैपेसिटी थी। ठीक है, अब फुल कैपेसिटी पूरी होने के बाद और 80 डेज और चल सकता है। ठीक है, तो उसको बोलेंगे उसकी पार्शियल कैपेसिटी। अब उसकी पार्शियल या पार्टली कैपेसिटी में उसने क्या किया, 80 दिन चला, तो 80 दिन में कितने पेशेंट अटेंड कर सकता है वो? 40। देखो यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देखो आगे हाईलाइट कर रहा हूँ, अलग अलग कलर से कर रहा हूँ तो पता चलेगा। देखो यहाँ लिखा है एंड फॉर 80 डेज, दिख रहा है एंड फॉर 80 डेज इट हैज ऑन एवरेज 40 बेड्स ओनली ऑक्यूपाइड पर डे। और बाकी 80 दिन में वो क्या होता है, ओनली 40 बेड ही ऑक्यूपाई होते हैं, पूरे ऑक्यूपाई होते हैं नहीं है। यहां तक आया समझ में देवांशी? रेशो पता चल रहा है ना? तो यहाँ पर 80 दिन सेम वैसे ही कैलकुलेशन, एक दिन में 40 तो 80 दिन में कितना? एक दिन में 40 बैठ जा रहे हैं। ठीक है, तो 80 दिन में कितने बैठ जाएंगे? 3200। ठीक है, तो ये तेरी हो गई फुल कैपेसिटी और ये हो गई तेरी पार्शियल कैपेसिटी। ये हो गया पूरा साल। अब इसके अलावा तूने जो हायर किया ना एक्स्ट्रा बेड, उसके लिए ऐसा बोला था एक्स्ट्रा बेड का पूरे साल के अंदर कितना रुपया हुआ है? 4000 रुपये हुआ है। यहाँ पर देखो यहाँ लिखा है एक्स्ट्रा बेड जितना भी लिया है ना अपन ने, देखो यहाँ लिखा है टोटल हायर चार्जेस फॉर एक्स्ट्रा बेड, ठीक है, इनकर्ड फॉर द होल ईयर इज अमाउंट रुपीज 4000। यानी एक्स्ट्रा जितने भी बेड लिए आपने उसका एक समटा रुपया आपको बता दिया है बिल्डिंग वाले ने कि 4000 रुपया हुआ है। लेकिन ऊपर हम देखेंगे तो अपन को क्या बोला, देखो एक्स्ट्रा बेड का कितना बोला था चार्जेस का? 5 रुपया पर बेड पर डे, एक दिन का 5 रुपया। तो पूरे साल का कितना लिया उसने अपने से? 4000। और एक दिन का कितना है? 5 रुपया। तो अपन डिवाइड कर देंगे, 4000 पूरे साल का उसने अपने से ले लिया है, और एक बेड का कितना रुपया है? 5 रुपए। तो नंबर ऑफ पेशेंट कितने हुए एक्स्ट्रा? हाँ, तो ये हो गई तेरी फुल कैपेसिटी के में, फुल कैपेसिटी थी हॉस्पिटल की, उसमें उसने कितने पेशेंट अटेंड किए पूरे साल में? 6000 पेशेंट। ठीक है, उसके बाद पार्शियल कैपेसिटी में कितने पेशेंट अटेंड किए? 3200। ठीक है, और एक्स्ट्रा जो पेशेंट आए थे, बोलते हैं ना एक्स्ट्रा मतलब कैपेसिटी ओवर होने के बाद अपन ने जो एक्स्ट्रा पेशेंट अटेंड किए एक्स्ट्रा बेड लगवा के, वो कितने थे? 800। तो यहां तक क्लियर है, समझ में आया? इसका टोटल मारेंगे तो टोटल कितने पूरे ईयर में कितने पेशेंट अटेंड किए तुमने ईयरली? हाँ, अब ये पेशेंट का कैलकुलेशन था। अब उसपे से रेवेन्यू अपन को क्या बोला है कि एक पेशेंट से तू कितना रुपया लेती है एवरेज? 100 रुपए। मैंने बताया था आईएमपी, जब मैं बोल रहा था कि आईएमपी इंफॉर्मेशन नीचे दी है कि पर पेशेंट कितना है, यहाँ पर दिया है देखो, ये लिखा है देखो, दिख रहा है मेरा कर्सर माउस का? 100 रुपीज पर डे, ओवरऑल अमाउंट ऑफ एन 100 रुपीज पर डे एंड एवरेज फ्रॉम द ईच पेशेंट, हर पेशेंट से अपन इतना लेते हैं। क्लियर है ना? तो हर पेशेंट से इतना लेते तो इन पेशेंट से मल्टीप्लाई करेंगे ना अमाउंट को। तो देखो 6000 पेशेंट थे,
ये 6,000 पेशेंट को अपन ने किससे मल्टीप्लाई किया, 100 रुपीज से, तो कितने रुपीज हुए, 6 लाख रुपीज हुए। देन 32 को मल्टीप्लाई किया 100 से, तो कितने हुए, 3,20,000 रुपीज। और 800 पेशेंट को मल्टीप्लाई किया 100 से, तो कितने हुए, हाँ, तो ये आ गई आपकी रेवेन्यू, यानी इतना हॉस्पिटल ने कमाया। इन सब का टोटल करा तुमने, तो टोटल कितना हो रहा है, 10 लाख रुपीज। तो हॉस्पिटल की रेवेन्यू पता चल गई ना, कितनी है हॉस्पिटल की रेवेन्यू, 10 लाख रुपीज। और ये रेवेन्यू कहां से आई है, आईसीयू डिपार्टमेंट की है। तो इस ये जो शीट अपन ने बनाई है टोटल, ठीक है, इस शीट को बोलते हैं रेवेन्यू स्टेटमेंट। क्लियर है ये, आ गया समझ में यहां तक, ये क्वेश्चन का पहला पार्ट खत्म हो गया। अब हम आगे जा रहे हैं। अब ये जो आपने रेवेन्यू फाइंड किया है ना, इसको आप क्या करोगे, आपका जो इनकम स्टेटमेंट बनाना है ना पर पेशेंट की, अपन को निकालना है प्रॉफिट, तो ये आपका बनेगा कॉस्ट शीट। ये अपनी कॉस्ट शीट बना रहे हैं अपन, तो इसको, इसका दूसरा नाम है स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू या स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट या स्टेटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम द हॉस्पिटल फॉर द ईयर एंडेड। तो टोटल रेवेन्यू कितना आया था अपना, 10,000 आया था ना, वो अपन यहाँ लिख देंगे। समझ में आ रहा है कि जूम करूं, स्क्रीन तुम जूम कर सकते हो, तुम्हारे गूगल मीट पे स्क्रीन जूम हो जाएगी, ठीक है। अब आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले माइनस होता है वेरिएबल एक्सपेंसेस, क्योंकि आपको एक, पहले आपको एक फॉर्मूला समझाता हूं मैं, पहले वो फॉर्मूला देख लो, यहीं पे स्क्रीन पे लिख देता हूं तो पता चलेगा। देखो, हमको निकालना है प्रॉफिट, ठीक है। तो प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा पता है, टोटल जो रेवेन्यू होगी उस रेवेन्यू में से माइनस करेंगे हम लोग अपने वेरिएबल एक्सपेंसेस, फिर माइनस करेंगे अपने फिक्स एक्सपेंसेस। तो आपको आपका क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट। जब हम रेवेन्यू में से वेरिएबल एक्सपेंस माइनस करते हैं, ठीक है, तो हमको क्या मिलता है, अपना कंट्रीब्यूशन मिलता है। देवांशी पता चल रहा है ना, ये सब फॉर्मूला है। रेवेन्यू में से वेरिएबल एक्सपेंस माइनस करते हैं तो मिलता है कंट्रीब्यूशन। अब वेरिएबल एक्सपेंस क्या होता है, वेरिएबल एक्सपेंस वो एक्सपेंस होता है जो पेशेंट बढ़ने पे बढ़ता है और पेशेंट घटने पे डिक्रीज होता है। मतलब ये एक्सपेंस चेंज हो सकता है, पर फिक्स एक्सपेंस कभी चेंज नहीं होता। पेशेंट जीरो हो जाए या पेशेंट फुल कैपेसिटी में चले जाए, ओवर हो जाए, फिक्स एक्सपेंस फिक्स ही रहता है। 100 पेशेंट हो गए तो भी लाइट बिल 200 रुपया आ रहा है, 10 पंखे चल रहे हैं एक दिन का, और जीरो पेशेंट पे भी 200 आ रहा है, तो ये कैसा है, फिक्स हो जाता है। तो वेरिएबल और फिक्स, ये कंसेप्ट याद रखना, ठीक है। तो प्रॉफिट कैसे मिलता है, कभी भी टोटल जो भी आपकी रेवेन्यू है उसमें से वेरिएबल एक्सपेंस माइनस करके फिक्स एक्सपेंस माइनस कर दो, तो आपको मिल जाएगा आपका प्रॉफिट। और ओनली कंट्रीब्यूशन निकालना है तो आप क्या करो, रेवेन्यू में से वेरिएबल एक्सपेंडिचर माइनस कर दो। यहां तक समझ में आया, ओके। अब हम लोग मैं इसको रब कर दे रहा हूँ, ये सिर्फ समझाने के लिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो लेते जाओ फॉर्मूला वगैरह के लिए, ठीक है। अभी क्वेश्चन चलेगा तो समझ में आ जाएगा। अब आगे देखो, रेवेन्यू अपन ने वर्किंग नोट नंबर 1 से निकाली थी, तो ये आपकी रेवेन्यू यहाँ पे लिखी हुई है 10 लाख रुपीज। हॉस्पिटल ने अपना आईसीयू चला के 10 लाख रुपए जनरेट किया है। अब उसमें से अपन सबसे पहले वेरिएबल एक्सपेंस माइनस करेंगे। वेरिएबल एक्सपेंस में सबसे पहला आता है हायर चार्जेस ऑफ एक्स्ट्रा बेड, क्योंकि पूरे साल के अंदर हम लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा बेड लिए थे, क्वेश्चन के अंदर अपन को बता दिया था वो बेड कितने रुपए के थे, 4,000 रुपए के, ठीक है, वो दिया है क्वेश्चन में। उसके बाद बोला था डॉक्टर का चार्जेस। अब एक बात हमेशा याद रखना, जो दूसरे स्टाफ होते हैं ना, नर्स, कंपाउंडर, वार्ड बॉय, सुपरवाइजर, उनकी सैलरी जो रहती है, उनका जो एम्प्लॉय बेनिफिट या उनका जो कंट्रीब्यूशन रहता है वो फिक्स चार्जेस में आता है, याद रखना, वो यहाँ पे आता है, ठीक है। लेकिन डॉक्टर का जो भी चार्जेस होगा ना, हमेशा प्रोफेशनल्स के चार्जेस होते हैं वो वेरिएबल होते हैं, उनकी सर्विस पे डिपेंड करते हैं। यहाँ पर याद रखना, इसलिए डॉक्टर को किस में लिया हुआ है, वेरिएबल एक्सपेंस में डाला हुआ है। तो 2,000 रुपए उससे अपन क्या करते थे, सॉरी 20,000 है, यहाँ मिसप्रिंट हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इसको भूल जाओ। यहाँ पे नया वर्किंग लिख देता हूँ मैं, इसको कट कर देता हूँ।
इसको 0 बना देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं 20। तो डॉक्टर का कंट्रीब्यूशन है, एक डॉक्टर का 20,000 है और पूरे साल का, ये महीने का है, मंथली है, तो 12 मंथ होते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2,40,000। क्लियर है ये? ठीक है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ फूड सप्लाइड। अब ये क्या होता है, यहाँ पे दिया हुआ है, देखते जाओ साथ साथ में। यहाँ पर कितना था कॉस्ट ऑफ फूड सप्लाइड टू पेशेंट, 88,000। अब वो डिपेंड करता है ना, पेशेंट ज्यादा होंगे तो बढ़ेगा ये खर्चा, पेशेंट कम होंगे तो कम होगा, इसलिए इसको बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब ही होता है जो बदलता है, जो चेंज होता है, फिक्स नहीं है, वो वेरिएबल है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ फूड सप्लाई टू द पेशेंट कितना हो जाएगा, 88,000। पता चल रहा है ना वेरिएबल में क्यों डाल रहे, मैं रीजन बताते जा रहा हूँ, तो याद रखना ये सब, एमसीक्यू के पर्पस के लिए भी याद रखना है। फिर आता है लॉन्ड्री चार्जेस। अब सिंपल रूल है, पेशेंट बढ़ते हैं तो उनके कपड़े बढ़ते हैं, तो लॉन्ड्री चार्जेस भी बढ़ेगा, पेशेंट कम होंगे तो कम होगा, इसलिए वेरिएबल में है। वेरिएबल मतलब चेंज होने वाली चीज। ठीक है, तो ये 56 अंदर दिया हुआ है वो। ठीक है, फिर मेडिसिन सप्लाइड, इसका भी कंसेप्ट सेम है, पेशेंट ज्यादा तो मेडिसिन का सप्लाई ज्यादा, कम तो कम, 70। उसके बाद आता है कॉस्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सरे, वो भी डिपेंड करता है ना पेशेंट्स पे, वेरिएबल में आएगा, 1,88,000। उसके बाद आता है जेनेटर। जेनेटर का मतलब मैंने बताया, जेनेटर मतलब वो साफ सफाई करने वाले जो होते हैं ना, पोता झाड़ू लगाते हैं और वो सब, उसको बोलते हैं जेनेटर्स। एंड अदर सर्विसेज, उनका कितना है, 25,000 है। अब वो भी डिपेंड करता है, ठीक है, तो वेरिएबल है वो। ठीक है, तो इन सब का टोटल करेंगे तो कितना आता है, 5,91,000। दिख रहा है ना ये, इन सब का टोटल है। इसको रेड से शो करते हैं क्योंकि ये माइनस होने वाला है। 5,91,000 रुपीज। 10 लाख में से 5,91,000 गया, तो अपना रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा कंट्रीब्यूशन, अपना कंट्रीब्यूशन बच रहा है 4,09,000 रुपीज। क्लियर है, यहां तक आया समझ में? ये आया कंट्रीब्यूशन। अब बहुत सारे बच्चे मेरे को बोलते हैं सर ये सब करने की क्या जरूरत है, जितने एक्सपेंसेस सारे के सारे बिना क्लासिफिकेशन के माइनस करो ना, क्या फिक्स और क्या वेरिएबल, डायरेक्ट माइनस करते जाने का सर। लेकिन क्या है ना, जब हम अपन ब्रेक इवन पॉइंट निकालेंगे ना, ब्रेक इवन पॉइंट या ब्रेक इवन नंबर ऑफ पेशेंट, तब ये कॉन्ट्रीब्यूशन काम आता है अपन को। ठीक है, इसलिए कॉन्ट्रीब्यूशन निकाला है। तो कॉन्ट्रीब्यूशन निकालना आ गया ना, कॉन्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला भी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, देख लो अच्छे से। रेवेन्यू माइनस वेरिएबल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। क्लियर है यहां तक देवांशी, रेशो क्लियर है? ओके। अब इसके बाद आता है, इसके नीचे देखो और लेस किया हुआ है सबसे पहले, उसके बाद फिक्स चार्जेस। ठीक है, तो फिक्स चार्जेस देख लेते हैं। फिक्स चार्जेस में मैंने जैसे कि बताया था, सबसे पहली अमाउंट आएगी हॉस्पिटल का रेंट। अब देखो हॉस्पिटल के रेंट के लिए क्या बात डिस्कस हुई थी, तो भाई उसने बोला था ऑनर ने कि भाई मंथली लूंगा मैं 10,000 और 12 मंथ होते हैं साल में, कितना हो गया, 1,12,000, सॉरी 1,20,000। उसके बाद आता है सैलरी। सैलरी देखो कौन कौन लोग काम कर रहे थे, तो सबसे पहला सुपरवाइजर थे, 4 सुपरवाइजर थे, 500 रुपया एक महीने का सैलरी। देखो मंथली था 500 रुपए, सुपरवाइजर थे 4, ठीक है, और महीने होते साल में 12। करोगे सॉल्व तो कितना आ जाएगा, 24,000। सेम इसका नर्स के साथ भी ऐसे कैलकुलेशन हुआ है, 8 नर्स, 300 रुपए एक महीने का सैलरी उनका, तो 12 महीने का कितना, 28,800। वार्ड बॉय कितने थे, 4, 4 वार्ड बॉय, एक महीने का सैलरी 150, मल्टीप्लाई करोगे आप 12 से, टोटल कितना हो जाएगा सैलरी उनका। तो ये हो गया आप लोगों का सैलरी एंड वेजेस। ठीक है, तीनों। अब उसके बाद आता है रिपेयर एंड मेंटेनेंस। अब देखो रिपेयर एंड मेंटेनेंस फिक्स चार्जेस के अंडर में आता है क्योंकि हर साल होता ही है वो। ठीक है, तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस कितना है, 7,200। वैसे वेरिएबल होना चाहिए था ये, बट यहाँ पर यार रिपेयर एंड मेंटेनेंस को फिक्स में ही बताया, इसलिए फिक्स में अपन ले रहे हैं। अगला है एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस, वो तो फिक्स ही होता है, ऑफिस में जो लोग काम करते हैं उनका सैलरी या जो भी चार्जेस है वो फिक्स है, स्टेशनरी प्रिंटिंग वगैरह हर साल का, तो वो 99,100। क्वेश्चन में ये सब दिया हुआ था टेबल के अंदर, ये देख लो यहाँ पे।
ठीक है, ये रहा। तो ये हो गया अपना सारा कैलकुलेशन। अब आप सिंपली क्या करोगे, ये फिक्स चार्जेस का टोटल करोगे बाहर, तो आ रहा है 2,86,300। उसको हम माइनस कर देंगे अपने कंट्रीब्यूशन में से। कंट्रीब्यूशन में से हमने उसको फिक्स चार्जेस को माइनस कर दिया, तो अपना प्रॉफिट आया, प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना आ रहा है, 1,2,2,7,0,0। अच्छे से लिख देते हैं अपन इसको, 1,2,2,7,0,0। ठीक है, 1,2,2,7,0,0, ये अपना प्रॉफिट है फॉर द ईयर। तो ये अपना दूसरा क्वेश्चन का आंसर अब निकलेगा, प्रॉफिट पर पेशेंट डेज। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि एक पेशेंट पे एक दिन का प्रॉफिट कितना होता है। देखो यहाँ लिखा है प्रॉफिट पर पेशेंट पर डे। कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पेशेंट। टोटल प्रॉफिट कितना था, 1,22,700 जो अपन ने निकाला था ईयरली प्रॉफिट। उसमें से अपने टोटल नंबर ऑफ पेशेंट कितने थे, 10,000 जो अपन ने पहले वर्किंग में फाइंड किए थे। डिवाइड किया तो अपन को पर पेशेंट कितना प्रॉफिट मिल रहा है, 12 रुपए और 27 पैसा। देवांशी, इज दैट क्लियर, यहाँ तक आ गया तुमको समझ में। ओके, अब सेकंड वाला, इसमें अपन को पूछा था ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करना है। व्हाट इज द ब्रेक इवन पॉइंट। देखो लिखा फाइंड आउट द ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करने के लिए और ब्रेक इवन फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट निकालेंगे, क्योंकि इसका फॉर्मूला यही है। देखो क्या फॉर्मूला, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट, ये आपका ब्रेक इवन का फॉर्मूला है। एक मिनट, देखो इन दोनों को उसने क्या किया है, डिवाइड किया है। तो अपने फिक्स कॉस्ट कितनी थी, फिक्स कॉस्ट थी 2,86,300। और ये कहां से मिली, ये वर्किंग के अंदर से। देखो 2,86,300। ठीक है, अब 2,86,300 में से कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट सीपीपी, कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट, अब ये कैसे फाइंड किया। इसका फॉर्मूला ऐसा है कि कंट्रीब्यूशन अपना निकाला हुआ है वर्किंग के अंदर, उस कंट्रीब्यूशन में से टोटल नंबर ऑफ पेशेंट माइनस कर देंगे। तो देखो कंट्रीब्यूशन कितना था, 4,09,000। अब ये भी अपने वर्किंग के अंदर से, मैंने अभी बोला था कि इंपॉर्टेंट है ये ब्रेक इवन फाइंड करने के लिए। यहाँ पर देखो दिख रहा है 4,09,000 कंट्रीब्यूशन। ठीक है ना, रेवेन्यू माइनस वेरिएबल एक्सपेंसेस। तो ये आ गया अपना कंट्रीब्यूशन। और टोटल नंबर ऑफ पेशेंट कितने थे अपने, तो अपने टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स थे 10,000। डिवाइड करेंगे तो फाइनल फिगर कितना आएगा, 40.9 रुपीज। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट कितना है, 40.9। इसको अब फॉर्मूला में रख देंगे ब्रेक इवन के, फिक्स कॉस्ट के डिवीजन में इसको डाल देंगे, तो अपना कितना आ रहा है, 7,000। मतलब अपने हॉस्पिटल को नो प्रॉफिट नो लॉस इस सिचुएशन में रन करने के लिए कितने पेशेंट चाहिए अपन को पूरे साल में, 7,000। ये है अपने ब्रेक इवन नंबर ऑफ पेशेंट्स। क्लियर है ये देवांशी, क्वेश्चन समझ में आया। ठीक है ना, तो अगर तुमको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। थोड़ा घिच पिच ज्यादा कर दिया है मैंने, बट समझ में आ जाएगा। और सॉल्यूशन अभी मैं भेज दूंगा, वो आ गया है मेरे पास। ठीक है, तो ये ले लो पहले इसका स्क्रीनशॉट। चलो ना, ये फाइल ही भेज दूंगा मैं पूरी की पूरी एक्सपोर्ट करके। ठीक है, याद दिला देना। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, देखो जैसे आईसीयू का वर्किंग करा था, अब नर्सिंग होम है ये। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, नर्सिंग होम रूम रेंट टू बी चार्ज्ड।
तो अपन को क्या कैलकुलेट क्या करना है इसमें नर्सिंग होम का, नर्सिंग होम का हमको ये कैलकुलेट करना है कि एक रूम का चार्ज कितना होना चाहिए। अगर आप एक नर्सिंग होम चला रहे हो तो आपको ये क्वेश्चन तो आपके दिमाग में आता ही होगा ना कि एक रूम का चार्जेस कितना होना चाहिए। ठीक है, तो उसका हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। नाम क्या है देखो, क्योरर्स एंड हीलर्स। ठीक है, incorporation hire a building to run a nursing home. The building has 4,000 square feet area. तो कितना स्क्वायर फीट एरिया है, 4,000 स्क्वायर फीट एरिया है। कंसिस्टिंग 20 रूम, उस एरिया के अंदर 20 रूम है और एक रूम का साइज 120 स्क्वायर फुट का है। द रेस्ट इज जनरल एरिया, और बाकी का सब जनरल एरिया है। द मंथली रेंट हैज बीन एग्रीड इज 10 रुपीज पर स्क्वायर फुट। 10 रुपीज पर स्क्वायर फुट का मतलब क्या हो गया कि टोटल 4,000 स्क्वायर फुट है, एक स्क्वायर फुट का 10 रुपीज, तो टोटल रेंट मंथली कितना हो गया, बोलो जल्दी देवांशी, मंथली रेंट कितना। हाँ, 40,000 रुपीज पर मंथ का रेंट हो गया उसका। ठीक है, आगे क्या बोला देखो, लाइटनिंग हीटिंग एक्सपेंसेस इज 40,000 पर मंथ, यानी लाइट बिल वगैरह भी 40,000 ही आ रहा है। स्टाफ वुड कंसिस्ट ऑफ, स्टाफ में कौन है, 2 डॉक्टर है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, डॉक्टर का एक्सपेंस किस में जाएगा, वेरिएबल में या फिक्स चार्जेस में। फिक्स चार्जेस में जाएगा, वेरिएबल में जाएगा। 2 डॉक्टर्स एट 30,000 पर मंथ, 2 डॉक्टर है और 30,000 है, 60,000 रुपीज एक महीने का डॉक्टर का होगा। उसके बाद नर्सेस कितनी है देखो, 6 नर्स है। हाँ, क्या हुआ, डॉक्टर वेरिएबल में, नर्सेस फिक्स में, है ना। अब देखो 6 नर्स है, 9,000 पर मंथ बोल दिया डायरेक्टली। ठीक है, 4 जनरल हेल्पर्स 6,000 पर मंथ ईच, ईच बोला है। ठीक है ना, तो 6 नर्स है, एक नर्स का 900, 9 × 54। ठीक है, फिर 4 जनरल हेल्पर है, 4 जनरल हेल्पर है और एक का 6,000 है, तो टोटल कितना, 4 मल्टीप्लाइड बाय 6, 24। ठीक है, तो ये सैलरी कैलकुलेट हो जाएगा ये तो आराम से। अब आता है देखो, यहां से इंपॉर्टेंट है, इट इज एक्सपेक्टेड दैट 80% ऑफ द रूम विल ऑलवेज रिमेन ऑक्यूपाइड। अब क्या बोला है कि जो टोटल रूम है ना 20, उसमें से 80% रूम हमेशा ऑक्यूपाइड रहते हैं। ठीक है, इफ a margin of 1/3 on the taking is desired to cover other expenses। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या बोलता है कि 1/3 जो है वो कौन ले लेगा, अदर एक्सपेंसेस। ascertain the rent to be charged, assume that month of 30 days। एक महीने का कितना दिन बोला है यहाँ पे, 30 डेज, 30 डेज महीना कितना है। बेसिकली ये क्वेश्चन ना तो इसमें आपको प्रॉफिट निकालना है ना ब्रेक इवन, इसमें कुछ नहीं निकालना है। इसमें सिर्फ आपको क्या निकालना है कि एक रूम का रेंट कितना होना चाहिए नर्सिंग होम के अंदर। ठीक है, तो कैलकुलेशन करते हैं इसका। देखो ये रहा क्वेश्चन, थोड़ा जूम, इसको थोड़ा श्रिंक कर देंगे। देखो सबसे पहले अपन को टोटल नंबर ऑफ रूम निकालना है। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ रूम कैसे निकालेंगे, देवांशी देख लेना एक बार ध्यान से। देखो यहाँ पे 20 रूम है, टोटल एरिया था अपना 4,000 स्क्वायर फुट का। जैसे मान लो ये एक 4,000 स्क्वायर फुट का एरिया है, इस एरिया के अंदर 1 2 3 और एक ये 4, तो ये 20 रूम हो गए टोटल। ठीक है, तो ये 20 रूम है और ये जनरल एरिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 20 रूम हो गए, महीने में दिन कितना है, 30। 20 रूम है, महीने में दिन 30 है। ठीक है, और ऑक्यूपेंसी रेट कितना है, 80%, 80% ऑक्यूपाई रहता है। तो देखो नंबर ऑफ रूम ऑक्यूपाइड पर मंथ, एक महीने में टोटल कितने रूम ऑक्यूपाइड रहते हैं उसका कैलकुलेशन कैसा होगा। तो देखो 20 रूम 30 दिन, 20 रूम 30 दिन और 80% ऑक्यूपेंसी रेट, 80% दैट मींस 80 डिवाइडेड बाय 100। हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 480 रूम्स। यहां तक क्लियर है, 480 रूम्स कैसे हुआ अपना, याद रखना 20 रूम है टोटल अपने पास, महीने में दिन 30 है, यानी कितने दिन के लिए रूम है अपने पास, 60 रूम है, 60 रूम 600 रूम हुआ है और 80% ऑक्यूपेंसी रेट है।
तो 600 का 80% कितना होता है? 4800। 480 रूम्स पूरे महीने के अंदर है अपने पास। अब हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। ये वर्किंग था सबसे पहला। अब वेरिएबल एक्सपेंसेस कितना है वो देखते जाओ। तो वेरिएबल में मैंने बताया था डॉक्टर का जो चार्जेस होता है, ठीक है, वो वेरिएबल होता है। 2 डॉक्टर थे और 30,000 उनका क्या था? सैलरी था। तो कितना हो रहा है टोटल वेरिएबल एक्सपेंसेस? 60,000 रुपीज हुआ। क्लियर है? यहाँ पे क्वेश्चन में बोला हुआ था, देख लो यहाँ पे। वेरिएबल ऐसे होता है, देख मैं एक चीज समझाता हूँ। आज तू एक नर्सिंग होम चलाती है, ठीक है? मेरे को एक बात का जवाब दे। तू एक नर्सिंग होम चला रही है, तो तू उसकी ऑनर है, ठीक है? अब क्या हो रहा है कि तेरे को डॉक्टर की रिक्वायरमेंट है, तो तूने एक ऐसा डॉक्टर रखा है स्पेशलिस्ट। समझना मेरी बात। स्पेशलिस्ट मतलब कैसा? सर्जन। सर्जरी करते हैं ना, उनको सर्जन बोलते हैं। तो तूने तेरे नर्सिंग होम में सर्जन रख लिया है। अब उस सर्जन का तूने सैलरी डिसाइड। देख अब मेरी बात सुन, सर्जन जो होते हैं ना बहुत कॉस्ट मतलब बहुत कॉस्टली होते हैं हॉस्पिटल के लिए। तो उन सर्जनों को जनरली हॉस्पिटल रखता नहीं है काम पे, पर तूने रख लिया। तू बोल रही है कि मेरे को वेरिएबल नहीं रखना है, मेरे को फिक्स रखना है। तो सर्जन कोई भी है, तो एक सर्जन कितना एक्सपेक्ट करता होगा महीने का, कितना कमाऊंगा मैं तेरे हिसाब से? आज की तारीख में अगर मेरा एक जनरल एस्टिमेट है तो मैं बताऊं, एक सर्जन हर महीने का 2 लाख के आसपास कमाता है। तो तू कम से कम, तेरे पास अगर जॉब कर रहा है तो 1.5 लाख रुपए तेरा एक्सपेक्टेशन रखेगा ना जॉब की सैलरी तेरी, फिक्स। ठीक है, चल तूने रख लिया काम पे। तो तेरे को क्या लगता है, सर्जन तेरे को 1.5 लाख रुपए जो तू उसके पीछे हर महीने दे रही है, उतना कॉस्ट इफेक्टिव होगा वो तेरे लिए? तेरे पास इतना काम आता होगा, हॉस्पिटल में इतने पेशेंट आते होंगे कि तू उसको 1.5 लाख सैलरी अफोर्ड कर पाती होगी पर मंथ? नहीं हो पाता है ऐसा। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि तू कभी भी नोटिस करना, हॉस्पिटल हो या नर्सिंग होम हो, सुबह डॉक्टर आता है 2 घंटे के लिए और शाम को आता है 2 घंटे के लिए। इसके अलावा बहुत सारे हॉस्पिटल के अंदर उनका टाई अप होता है। जैसे एडवोकेट लोग कैसा छुट्टा काम करते हैं, सीए लोग कैसा छुट्टा काम करते हैं, ऑडिट वगैरह के लिए जाते हैं, ऐसे डॉक्टर लोग भी क्या काम करना पसंद करते हैं पता है? वेरिएबल रेम्यूनरेशन मेथड में काम करना पसंद करते हैं। आया समझ में? तो इस टाइप से वो लोग हायर करते हैं। अब जैसे मान ले, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आज से बहुत टाइम पहले क्या हुआ था, हमारे रिलेटिव में एक का पैर टूट गया था, तो उसको रॉड डाली थी। तो एक सर्जन जो स्पेशलिस्ट था उस काम में, उसको वो डॉक्टर वहां काम नहीं करता था, पर उन लोगों ने उसको हायर किया बाहर से। दैट मीन्स वो लोग उनको हायर करते हैं रिक्वायरमेंट होने पर। ठीक है, तो वो वेरिएबल के अंदर में आएगा, वो उसका फिक्स नहीं आएगा। फिक्स चार्जेस तो उसके लिए पे किया जाता है जो होता ही है, पेशेंट हो या ना हो। अब कंसेप्ट क्लियर आया क्यों डॉक्टर को वेरिएबल में लेते हैं? जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं ना, उनका जो भी पे होता है ना जनरली, इन जनरल वो किस में होता है? वेरिएबल में होता है। अगर आप शुभम सर, शुभम क्या बोल रही है? 30,000 रुपीज पर मंथ ऑफ ईच इसलिए बोल रखा है उन लोगों ने, क्योंकि अभी जब अपन ऊपर पढ़ रहे थे ना, तो वहां पे उन बड़े वाले क्वेश्चन के अंदर उसमें क्लियरली लिखा था, वो डिपेंड करता है कि पेशेंट कितने हैं, रिक्वायरमेंट कितनी है, और वो हॉस्पिटल में कितना टाइम एक्सपेंड करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अभी जैसे देख, मैं टीचर हूँ बेसिकली, मैं मेरा एग्जांपल देता हूँ। मैं एक स्कूल में जाता हूँ, मैं 2 आवर्स का मेरा जो भी लेक्चर है वो देता हूँ। ठीक है, तो मुझे कितना पेमेंट आ रहा है? 5,000 6,000 जो भी वो दे रहे हैं वो आ रहा है। ठीक है, अगर मैं मेरा आवर बढ़ाऊंगा, मेरा टाइम ज्यादा एक्सपेंड करूंगा, तो मेरा चार्ज भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो यहाँ पर भी वही कंसेप्ट एप्लीकेबल होता है हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर्स के साथ। इसके लिए उनको क्या है, वेरिएबल एक्सपेंस के अंदर लिया हुआ है। जबकि आप नर्सेज वगैरह को देखोगे, या आप हेल्पर को देखोगे, या वार्ड कंपाउंडर, वार्ड बॉयज या कंपाउंडर्स को देखोगे, तो उनका क्या होता है हॉस्पिटल के साथ, वो एक आवरली शिफ्ट उनकी होती है, 8 आवर की शिफ्ट। ठीक है, ऐसा। पर तेरी बात भी सही है, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं ना, उसमें वो लोग है ना क्या करते हैं, डॉक्टर को हायर कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन अपन डिपार्टमेंट के हिसाब से पढ़ रहे हैं ना, कि डिपार्टमेंट में कितना टाइम स्पेंड कर रहा है डॉक्टर। पूरे हॉस्पिटल का नहीं पढ़ रहे। अगर पूरे हॉस्पिटल का होता तो अपन उसको मान सकते थे कि भाई डॉक्टर फिक्स चार्ज पे है। कंसेप्ट आया समझ में? ठीक है, ये एक नर्सिंग होम है। ठीक है ना? अब जनरली नर्सिंग होम वाला क्या 1.5 लाख रुपए थोड़ी अफोर्ड कर सकता है सर्जन के लिए, या
जो एमडी डॉक्टर होते हैं उनके लिए। ठीक है, तो देखना कभी भी नोटिस करना एक बार, जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल होते हैं उनके अंदर जो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं ना, उसमें अपॉइंटमेंट होती है ना तुम्हारी, तब डॉक्टर आता है। डॉक्टर बैठे नहीं रहेगा वहां फिक्स। जैसे डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल में, वो चर्म रोग विशेषज्ञ बोलते हैं, जिसको गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं, तो वो लोग क्या होते हैं, रिक्वायरमेंट होती है तब वो अपॉइंटमेंट होता है तब वो वहां पे आते हैं। तो टाई अप होता है हॉस्पिटल वालों का डॉक्टर के साथ। इस कंसेप्ट के हिसाब से डॉक्टर जनरली कैसे है, वेरिएबल एक्सपेंस के अंदर है। पर हाँ, कभी कभी ऐसा होता है जो बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं ना, वो क्या करते हैं, उनको हायर ही कर लेते हैं, तो उनका फिर सैलरी होता है, फिर उनको फिक्स सैलरी देना है तो उनको फिर अदर एम्प्लॉय बेनिफिट्स भी देना पड़ते हैं, ठीक है ना, पेंशन, ग्रेजुइटी और वो सब, इसके लिए। तो यहाँ पर हम लोगों को जो डॉक्टर दिए, 2 डॉक्टर हैं, 30,000 पर मंथ ईच देना है, वेरिएबल एक्सपेंस में डाला है, ठीक है। तो कितना हो रहा है, 60,000। उसके बाद आता है फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट के अंदर देखो क्या लिखा है, बिल्डिंग का रेंट फिक्स है, 4,000 स्क्वायर फुट की बिल्डिंग और 10 रुपया पर स्क्वायर फुट का भाव। एक महीने का रेंट कितना हो गया, 40,000। फिर लाइटनिंग एंड हीटिंग, आप ये अपन ने देखा था, कितना है लाइटनिंग एंड हीटिंग का, 40। फिर नर्स का सैलरी देख, अब ये फिक्स में आया, कितना है, 6 नर्स है और 9,000 सैलरी है, तो कितना हो गया, 54,000। उसके बाद जनरल हेल्पर्स, ठीक है, 4 जनरल हेल्पर है और 6,000 उनका क्या है, पेमेंट है। तो टोटल कितना हो गया उनका सैलरी सब मिला के, 24। ठीक है, तो रूल तुझे पता है, वेरिएबल प्लस फिक्स, टोटल एक्सपेंडिचर या टोटल कॉस्ट कितना हो गया, 2,18,000। ठीक है, अब इसमें से ऐसा बोला था कि भाई जो मार्जिन लेना है हॉस्पिटल को, हॉस्पिटल बोलता है कि जो भी हम कमाएंगे, ठीक है, उसका 1/3 हम क्या ले लेंगे, अपना प्रॉफिट मार्जिन ले लेंगे, प्रॉफिट टेकिंग। देखो यहाँ लिखा है 1/3, और ये कहाँ पे था, ये मैं वापस दिखा भी देता हूँ। देखो ये क्वेश्चन में बोला है, ये रहा, इफ द मार्जिन ऑफ 1/3 ऑन द टेकिंग इज डिजायर टू बी कवर्ड अनदर एक्सपेंसेस। ठीक है, तो प्रॉफिट अपन ने कितना ले लिया है, 1/3। तो 2,18,000 का 1/3 करेगी तो कितना आएगा अपना, 1,09,000। ठीक है, तो टोटल इनका करेंगे तो नेट टेकिंग यानी नेट रेवेन्यू, नेट रेवेन्यू यानी पेशेंट से अपन ने पूरे साल भर में कितना, सॉरी पूरे महीने भर में कितना लिया, 3,27,000, जिसमें से इतना अपन ने प्रॉफिट ले लिया 1/3। ठीक है, और इतना अपना कॉस्ट अकर हुआ है। क्लियर हुआ कंसेप्ट नर्सिंग होम का, प्रॉफिट एंड लॉस। हाँ बोलो। अरे प्रॉफिट कहाँ से आया मैं बताता हूँ। देखो एक सिंपल चीज है, ये जो नेट टेकिंग होता है ना, नेट टेकिंग का मतलब क्या होता है कि पूरे महीने भर में 30 दिन का अपना जो महीना था, उसमें अपन ने कितना रुपया लिया है अपन को वो फाइंड करना है। ठीक है, बात समझना अच्छे से। तो इतना कॉस्ट हुआ तेरा, ये सब मिला के तेरा क्या हुआ, टोटल कॉस्ट। तो ये तेरा टोटल कॉस्ट है। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया है तेरा, 2,18,000। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला है, इफ अ मार्जिन ऑफ 1/3 ऑन द टेकिंग इज डिजायर्ड। तो क्या बोला है कि जो भी टेकिंग है, 2,18,000 की जो भी तेरी कॉस्ट आ रही है, ठीक है, उस पे तेरे को कितना चाहिए, 1/3 शेयर चाहिए प्रॉफिट में। 1/3 का मतलब क्या होगा कि सिंपली तू क्या करेगी, तेरा जो 2,18,000 है, उसका 1/3 चेक कर कितना हो रहा है। एक बार चेक कर तो देवांशी, कितना हो रहा है इसका 1/3, बोल। कैलकुलेटर है ना तेरे पास, टू, कितना हो रहा है, 72,666। रुक जा कर एक मिनट, एक मिनट। 2,18,000
मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 3। 72,666 तो 2,18,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3। एक मिनट, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, क्वेश्चन के अंदर अमाउंट गलत लिखा है क्योंकि प्रॉफिट इज 1/3 ऑफ द टेकिंग, टोटल टेकिंग का 1/3। टोटल टेकिंग है 3,27,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय, टोटल टेकिंग का तो आ रहा है ये 1/3, तो इसमें क्यों नहीं आ रहा है? एक मिनट, इसका इसका कैलकुलेशन अपन देखते हैं। प्रॉफिट इज 1/3 ऑफ द टेकिंग, टोटल टेकिंग 3,27,000, टोटल कॉस्ट आ रही है अपनी 2,18,000। एक मिनट, ठीक है, तो देख लो क्या है ये नेट रेवेन्यू कैसे बना। सपोज अज्यूम करते हैं, सपोज नेट रेवेन्यू इज इक्वल टू 1, नेट रेवेन्यू 1 है, ठीक है। तो 1 का मतलब क्या होगा, 3/3। इसके अकॉर्डिंग 3/3 में से 1/3 जो है ना तुम्हारा, वो तुम्हारा प्रॉफिट है, ठीक है। तो रिमेनिंग जो रहा ना 2/3, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट। क्लियर? तो यहां पर हम लोगों ने क्या किया है, टोटल कॉस्ट को कितना अज्यूम किया है, 2/3, क्योंकि 1/3 आपको क्वेश्चन में बोला है कि आपको प्रॉफिट मार्जिन कितना रिक्वायर है कॉस्ट कवर करने के लिए, सारे। हाँ, 1/3 आपको यहाँ पर बोला था मार्जिन। तो 1/3 पे आपको कितना अमाउंट आ रहा है वो निकालना है, तो कॉस्ट को कितना अज्यूम करना पड़ेगा, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 2/3। तो 2/3 पे 2,18,000, तो 1/3 पे कितना, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 यहाँ पर से जाएगा इसके डिवीजन में, तो आ जाएगा 1,09,000। और 1,09,000 और 218 को हम वापिस से जैसे यहाँ पे ऐड किया है ना, प्रॉफिट और कॉस्ट को ऐड करते हैं तो क्या मिलता है, नेट रेवेन्यू मिलता है। नेट रेवेन्यू इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस कॉस्ट, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपना ऐड करने पे 3,27,000। यहाँ तक क्लियर है देवांशी? अब अपन को ये जो निकला ना 3,27,000, ये जो अपना रेवेन्यू आया है, नेट रेवेन्यू 3,27,000, ये रेवेन्यू अपना जो है ये मंथली है। कितना अपन पेशेंट से लेते हैं नर्सिंग होम में। अब पर रूम निकालना है तो अपने पास कितना था, नेट रेवेन्यू पर रूम, एक रूम का निकालना है। तो कैसे निकालेंगे अपन, अपने पास नंबर ऑफ रूम कितने थे, देखो स्टार्टिंग में अपन ने कैलकुलेशन किया था 20 रूम थे, 30 दिन थे, और 80% की ऑक्यूपेंसी थी, यानी 480 था टोटल नंबर ऑफ रूम। इसको डिवाइड कर देंगे 480 से, तो डिवाइड करने के बाद क्या अमाउंट आ रही है, नेट रेवेन्यू पर रूम पर पेशेंट, बोलो जल्दी। रूम चार्जेस आ जाएंगे, इसको अपन रूम चार्जेस भी बोल सकते हैं। बोलो जल्दी। 681.25 रुपीज। क्लियर? तो ये था,
तुमको जो क्वेश्चन में पूछा था वही निकालना था, रूम चार्जेस पर रूम। वो निकालने के लिए टोटल रेवेन्यू जो रूम से मिल रही है ना पूरे महीने में, उसको डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ रूम इन मंथ से, तो अपन को मिल जाएगा अपना रूम चार्जेस पर रूम। ठीक है, वो कहां से आया ऐसा, क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर क्वेश्चन में ध्यान से देखो, यहाँ पे कितने रूम थे अपने पास, देखो लिखा है 4,000 स्क्वायर फुट एरिया कंसिस्टिंग ऑफ 20 रूम्स, 20 रूम थे। ठीक है, और बाकी का जो एरिया था वो तो जनरल था। ठीक है, तो देखो 20 रूम, ठीक है, कितने मंथ है, एक मंथ का 30 दिन, तो 20 रूम 30 दिन के लिए। ठीक है, और साथ में ऑक्यूपेंसी रेट कितना था, 80%, मतलब मेरे पास 20 रूम है और 30 दिन है, तो टोटल मेरे पास कितने रूम है 30 दिन के हिसाब से, 600 हो गया। और 600 का 80%, 600 का 80% कितना हो जाएगा, 480। क्लियर, तो एक एक महीने में मेरे पास कितने रूम है, 480 रूम देने के लिए पेशेंट को। ठीक है, इसलिए मैंने जो भी टोटल कमाया ना उसको पर रूम से डिवाइड कर दिया। अब देख, मैं तेरे को एक सिंपल चीज पूछता हूँ, तेरे को ये चीज समझ में आ जाएगी। अगर मैं ऐसा बोलूं कि उज्जवल सर, ठीक है, 4 लाख रुपए कमाते हैं एक महीने में, अगर फॉर एग्जाम्पल कि उज्जवल सर 4 लाख रुपए एक महीने में कमाते हैं और उनके पास, ठीक है ना, 400 स्टूडेंट है, तो एक स्टूडेंट का कितना, बोल जल्दी, कितना, है ना। तो ये सिंपल कंसेप्ट है। ऐसे हॉस्पिटल के साथ है, तूने हॉस्पिटल का टोटल रेवेन्यू निकाला, यहाँ पर वर्किंग में तूने हॉस्पिटल का टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट किया तुमने, दिख रहा है। और उस टोटल रेवेन्यू को तेरे पास हॉस्पिटल के पास जितने रूम थे टोटल महीने के अंदर उसे डिवाइड कर दिया, तो एक रूम का कितना रेंट होगा वो आ गया, 681.25। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आज ही मीटिंग ऑफ कर देता हूँ, थोड़ा कल कर लेंगे, अब लास्ट थोड़ा सा बाकी है वो। ठीक है, 4 क्वेश्चन बाकी है, करना है तो कर सकते हैं अपन, अभी क्या करना है बोलो, कर ले, थोड़ा थोड़ा ही है। एग्जाम्पल नंबर 6 हो गया ना, ये हो गया ना, 6 हो गया। अब इसके आगे ये है, देखो ऑपरेटिंग रेशियोज, 4 रेशियो है, एक एलॉइस है, ऑक्यूपेंसी रेट है, नेट रेवेन्यू पर पेशेंट है, कैपिटल एम्प्लॉयड इन्वेस्टेड पर बेड डे कैपेसिटी है। इसकी जो थियोरी है वो नवंबर 2014 में, दिसंबर 15 में और अप्रैल 16 में पूछा हुआ है एलओएस के बारे में। एलओएस का मतलब होता है एवरेज लेंथ ऑफ स्टे, कि हॉस्पिटल में एवरेज कितने दिन पेशेंट रहता है, उसका एवरेज। अगर मान लो एलओएस अगर अपना लो होगा ना, तो हॉस्पिटल की सर्विस क्वालिटी अच्छी होगी, एफिशिएंसी अच्छी होगी, और एलओएस अगर हाई होगा तो हॉस्पिटल की सर्विस क्वालिटी और जो एफिशिएंसी है वो कैसी होगी, लो होगी। पता चल गया ना कंसेप्ट क्यों, क्योंकि हॉस्पिटल में जितना जल्दी पेशेंट ठीक होकर चले जाएगा ना, एलओएस आपका उतना कम आएगा, तो हॉस्पिटल अच्छा होगा। आया ना समझ में ये, तो ये ऐसा है। अब एलओएस का फॉर्मूला ये रहा, देखो एलओएस इज इक्वल टू टोटल इनपेशेंट डेज डिवाइडेड बाय टोटल इनपेशेंट डिस्चार्ज, यानी कितने हॉस्पिटल में लोग रहते हैं, कितने दिन रहते हैं, डिवाइडेड बाय कितने हॉस्पिटल से जाते हैं। ठीक है, तो आने वाले और जाने वाले को हम डिवाइड करेंगे तो अपन को एवरेज लेंथ ऑफ स्टे मिल जाएगा। एकदम सिंपल फॉर्मूला है इसका। ठीक है, नेट रेवेन्यू पर कल करें, चलो ठीक है, ये इसके लिए अपन फिर कल कंटिन्यू करेंगे, ये एक ही पेज का है, इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, एक बार रेफर कर लेना। कल इसको खत्म करके फिर अपन रियल एस्टेट डेवलपर के पास जाएंगे कि भाई क्या होता है रियल एस्टेट डेवलपर के अंदर। कितने बजे, 12, चलो ठीक, तो क्लोज कर देता हूँ मैं, रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ इसको, ठीक है।